9 के स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि समय दिया है 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का। अपूर्णांक दिया है 40, अर्थात मार्क्स 40 है और 1.5 आवर्स का ये पेपर है। पेपर में ये पहला जो पेज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, खंड क, खंड ख, खंड ग। तो यहाँ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये फर्स्ट टर्म का, इसमें कुछ अंश दे दिया गया, कुछ अंश नहीं, 90% अंश जो है वो लगभग फर्स्ट टर्म का ही दिया है। जबकि सेकंड टर्म में अपठित गद्यांश का कोई जिक्र नहीं किया गया था। जैसे कि यहाँ मैं बगल में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सेकंड टर्म का सिलेबस है, द्वितीय सत्र का 21-22 के लिए था ये। तो इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि अपठित गद्यांश आएगा या फर्स्ट टर्म का कुछ अंश सेकंड टर्म में आएगा। यहाँ टोटली सेकंड टर्म का सिलेबस जो है, परीक्षा भार विभाजन जो है, वो आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बता दी हूँ क्या क्या आना चाहिए। पर यहाँ जो प्रश्न पत्र आपके सामने है, यहाँ फर्स्ट टर्म का बहुत से अंश दे दिया गया है। जैसे कि प्रश्न 1 यहाँ दिखा रहा है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ गद्यांश का अंश ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी आप लोगों के लिए ये कुछ सोच के दिया गया होगा। मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए ये 7.5 अंक का है, 7.5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 यहाँ दिया गया है। जैसा कि मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए। आप लोग मिलान कर लीजिए अपने उत्तर से जो आप लोग लिख कर आए हैं 2 मार्च में। तो वर्तमान युग में जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन आ रहे हैं। समाज की आस्थाएं एवं विश्वास तीव्र गति से बदल रहे हैं। आज का व्यक्ति आत्म केंद्रित सा होता चला जा रहा है। बच्चों एवं माँ बाप में भी पीढ़ी का अंतर देखने को मिलता है। माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। माँ बाप का पूरा प्रयत्न रहता है कि उनके बच्चों को किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़े। वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं पर संतान को सुखी रखते हैं। ऐसी स्थिति में पलक बड़े होने के पश्चात बच्चों का भी अपने माँ बाप के प्रति विशेष कर्तव्य हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में उनकी सहायता करते हैं। बच्चों को व्यवस्थित करके वे उनसे कुछ आशाएं लगाए बैठते हैं जिन्हें अनुचित नहीं कहा जा सकता, पर उन्हें उस समय मानसिक आघात लगता है जब उनके बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलती प्रिंट हुआ है, अपेक्षा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये होना चाहिए उपेक्षा। तो उनकी उपेक्षा करते हैं। बच्चे पीढ़ी के अंतर की दुहाई देकर माँ बाप को दक्यानुसी सिद्ध करने पर तुल जाते हैं। बच्चों को ये बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि इन्हीं माँ बाप ने इन्हें इस योग्य बनाया है कि वे सफलतापूर्वक जीवन जी सके। तो ये देखें आप लोग कि ये गद्यांश है और उस पर आधारित यहाँ प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान समाज में क्या हो रहा है, ये प्रश्न दिया गया है। तो वर्तमान समाज या युग चीज़ एक ही है। वर्तमान युग में जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन आ रहे हैं, ये इसका उत्तर होगा। आप अपने शब्दों में लिखे होंगे इसको। दूसरा है, माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उनके भविष्य को संवारने में उनकी सहायता करते हैं, इस तरह से आप लिखे होंगे। तीसरा है, बच्चों का माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य हो जाता है। यहाँ कहा है कि क्या कर्तव्य हो जाता है, तो आपको ठीक वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ दिया है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं, वैसे ही बच्चों का कर्तव्य होता है कि वे माँ बाप का बुढ़ापा को संवारें और उनकी सहायता करें, उनकी देखभाल करें, उन्हें सम्मान दें, इस तरह से आप लिखे होंगे। चौथा देखिए, माँ बाप को कब मानसिक आघात लगता है। माँ बाप को तब मानसिक आघात लगता है जब बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। अब आखिरी प्रश्न जो है वो दिया है, गद्यांश का उचित शीर्षक।
शीर्षक मतलब उसका टाइटल क्या होना चाहिए, इस अंश का टाइटल क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसके विषय में पूरे गद्यांश में जिक्र किया जाता है वही उसका शीर्षक होता है। तो किसका यहाँ जिक्र किया गया है? एक तो यहाँ जीवन मूल्यों का जिक्र किया गया है, दूसरा है आधुनिक पीढ़ी कह सकते हैं आप लोग, या पीढ़ी का अंतर, इस तरह का आप लोग शीर्षक लिख सकते हैं या लिखे होंगे, गलत नहीं होगा। अब आइए खंड ख। खंड ख में आप लोगों को देखिए फर्स्ट टर्म का प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। प्रश्न 2 में क देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, पर्यायवाची अर्थात समानार्थक अर्थ वाले शब्द। तो अनिवार्य के लिए आप लोग लिखे होंगे अवश्यंभावी है एक, दूसरा आप अजय लिख सकते हैं, तीसरा अवाधि भी लिख सकते हैं। थोड़ा ये आप लोगों को कठिन हो सकता है। ईश्वर, ईश्वर का पर्याय तो आप आसानी से लिख लिए होंगे। भगवान लिख सकते हैं, इष्ट लिख सकते हैं, ईश लिख सकते हैं, परमात्मा लिख सकते हैं, ये पर्यायवाची हो गया। ख का देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। ये फर्स्ट टर्म में उपसर्ग आप लोग पढ़े थे कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होता है जो मूल शब्द के आगे जुड़ के नया शब्द की रचना करता है। तो यहाँ कूल दिया है मूल शब्द, आप इसके आगे लगा सकते हैं प्रतिकूल, अनुकूल, तो इस तरह से आप एक नया शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ नहीं दिया है कितना बनाना है, तो कम से कम 2 बनाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ देखिए मूल शब्द है वास, वास में आप लोग उपसर्ग जोड़ सकते हैं, प्रवास, उपवास, आवास, इस तरह से। तो ये 2-2 अंक का प्रश्न आपके सामने है। ग देखिए, ये भी फर्स्ट टर्म में पूछा गया था, शब्द और पद में क्या अंतर है। जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि शब्द स्वतंत्र एवं सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं, और पद जो है शब्द ही पद बन जाता है जो वाक्य में प्रयोग होता है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने से वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंध कर शब्द स्वतंत्र नहीं रहता है, वो पद बन जाता है। यही दोनों का अंतर आपके लिए था। 2 अंक का है, ये दोनों के विषय में लिखने से 2 अंक मिलना है। खंड ग देखिए, पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 3 में देखिए प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिखिए। यह है 7.5 अंक का। तो पहला प्रश्न पूछा है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो यह है दुख का अधिकार के पाठ से संबंधित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखक का पोशाक अवरोध बनकर उसे स्त्री के रोने का कारण जानने में बाधा उत्पन्न किया। तो इस तरह से अपने शब्दों में लिखे होंगे आप लोग। दूसरा है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। यह है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से लिया गया प्रश्न। तो ये अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, उपनेता प्रेमचंद। इसको अपने शब्दों में लिखे होंगे। तीसरा है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तुम कब जाओगे अतिथि, पाठ से लिया गया है ये प्रश्न। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि मुझे धोबी को कपड़े देने हैं। सिर्फ इतना ही लिखना था। तो चौथा देखिए, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। पंक अर्थात कीचड़ के जल को धन्य क्यों कहा है। वो इसलिए कहा है कि कीचड़ के जल को पीकर छोटे छोटे जीव भी तृप्त हो जाते हैं, जबकि सागर का जल अथाह होता है पर वो नमकीन होने के कारण कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकता। पांचवा देखिए, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यह है आदमी नामा लेसन से, जबकि आदमी नामा लेसन सेकेंड टर्म में नहीं आना था, वो इस साल के सिलेबस से स्किप किया गया था, पर दे दिया है। पर आप लोग लिख पाए होंगे, क्योंकि आदमी की प्रवृत्तियों मतलब उसके स्वभाव का उल्लेख करना है। तो आदमी का स्वभाव कैसा कैसा है, वो अच्छा भी है, बुरा भी है, धार्मिक भी है, अधार्मिक भी है, वो दयावान भी है, वो क्रूर है, वो दूसरों को इज्जत भी देता है और दूसरों का इज्जत भी उतार लेता है। तो इस तरह के कई तरह के स्वभाव के आदमी पाए जाते हैं। तो ये पांचवा प्रश्न जो है वो आदमी नामा से लिया गया है। तो ये था
पहले पेज का प्रश्नों का उत्तर, जिससे आपको समझ में आ गया कि इसमें फर्स्ट टर्म के बहुत से प्रश्न को जोड़ा गया है। कुछ जो है वो सेकंड टर्म का लिया गया है। जैसे अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, और बाकी सब फर्स्ट टर्म से लिया गया है। अब दूसरा पृष्ठ का देखिए प्रश्न यहाँ दिया है, ये है संचयन से लिया गया। ख, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है गिल्लू के पाठ में कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार लेखिका ने ऐसे किया, वो हौले से उसे उठाई और उसके घाव पर मलहम लगाई, मुंह में दूध को टपकाया और दूध जो है ढुलक गया और मुंह में कुछ बूंदे पानी का गया, जिससे धीरे धीरे गिलहरी का बच्चा स्वस्थ हो गया। तो इस तरह से अपने शब्दों में इसका वर्णन किए होंगे। ये है 5 अंक का है, अच्छे से इसको वर्णन करना है। दूसरा देखिए, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। ये स्मृति पाठ से लिया गया है। तो सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक अपने बाल्यावस्था में क्या युक्तियां अपनाया था, जिससे सांप से जान भी बच जाए और चिट्ठियों को भी प्राप्त करके वो वापस कुएं से बाहर आ सके। जैसे कि कच्चे कुएं की मिट्टी को वो गिराता है, जिसे सांप जो है कभी बाएं कभी दाएं इस तरह से वो हटता है, और लेखक जो है उसको तंग करने के बजाय डंडे से चिट्ठियों को अपनी तरफ खिसकाने का प्रयास करता है, और अपने इन्हीं युक्तियों के कारण वो चिट्ठियों को प्राप्त करता है, वापस कुएं से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में लिखे होंगे, उम्मीद है। अब आइए खंड घ। खंड घ में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, अनुच्छेद लेखन के ऊपर प्रश्न है, पत्र लेखन के ऊपर है, संवाद लेखन के ऊपर है, संदेश लेखन के ऊपर है, नारा जिसे इंग्लिश में स्लोगन बोलते हैं, नारा लेखन के ऊपर प्रश्न है। ये तो यहाँ दिया हुआ है आप लोगों को लेखन में, सिलेबस में ये पूरा आया है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा प्रश्न 4 और इसका अंक भी 4 है। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। संकेत बिंदु मतलब कि ये आपको जो बिंदु दिया है इसको आधार बनाकर आपको अनुच्छेद लिखना है। पर यहाँ आपको शब्दों का लिमिटेशन नहीं दिया है, पर आप लोग जानते हैं कि कम से कम 80 शब्दों का होना चाहिए। तो देखिए टॉपिक दिया है आप लोग को यहाँ पर, सदाचार, भारतीय किसान, स्त्री शिक्षा। तो सदाचार के ऊपर बिंदु दिया है। सदाचार का अर्थ क्या होता है, सदाचार कौन, सदाचार और नैतिकता, सदाचार के गुण। सदाचार मतलब सत्य आचार व्यवहार करने को सदाचार बोलते हैं। ख देखिए, भारतीय किसान। भारतीय किसान के ऊपर बहुत अच्छा आप लोग अनुच्छेद लिखे होंगे, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि इसका 3 पॉइंट ही दिया है, 3 बिंदु ही दिया है। पहला है भारत कृषि प्रधान देश है, दूसरा है किसान का कठिन कार्य, तीसरा है परिश्रम के अपेक्षा कम उपलब्धि, जितना वो मेहनत करता है उतना उसे प्राप्त नहीं होता है। तो इन 3 बिंदुओं को आधार बना के अनुच्छेद लिखना था। तीसरा ऑप्शन में दिया है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है उसके लिए दिया है आवश्यकता, बढ़ते आंकड़े, संतान तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं और आपको कम से कम 80 शब्दों का अनुच्छेद लिखना था। 4 अंक का प्रश्न था। प्रश्न 5 देखिए, अपनी बहन के विवाह के कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। एक्चुअल में अनौपचारिक पत्र दिया जाता है कक्षा 9 के लिए, यहाँ औपचारिक दे दिया है, प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। पर ऑप्शन में आप लोग को अनौपचारिक दिया है। एक प्रश्न औपचारिक के ऊपर है, दूसरा प्रश्न अनौपचारिक पत्र के ऊपर है। तो आप लोग शायद इसको पिकअप किए होंगे। आपका एक मित्र दिल्ली में रहता है, अपने जन्मदिन पर उसे आमंत्रण करते हुए एक निमंत्रण पत्र लिखिए, अर्थात जन्मदिन की बधाई के लिए यहाँ आपको एक पत्र लिखना है। कठिन तो नहीं है, आसान है। प्रश्न 6 देखिए, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद को 40-50 शब्दों में लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है, ये भी था, और आपका प्रश्न 6 भी 3 अंक का दिया है। बढ़ती महंगाई के ऊपर 2 मित्र क्या बातचीत करेंगे। बातचीत
संवाद को ही कहते हैं या वार्तालाप, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 शब्दों का लिखना है, कम से कम 40 शब्दों का लिखना है। कक्षा अध्यापिका के व्यवहार को लेकर दो सखियों के बीच संवाद को लिखिए। यहाँ दो मित्र दिया है, यहाँ दो सखियाँ दिया है। कक्षा अध्यापिका का व्यवहार, बिहेवियर के ऊपर बातचीत करना है। 7वां प्रश्न देखिए, जनता को स्वच्छता के प्रति सचेत करते हुए नारा लिखिए। यहाँ स्लोगन लिखना है स्वच्छता के ऊपर, जैसे कि आप लोग रोज़ सुनते हैं कचरा गाड़ी में बजता रहता है, उसी तरह से आपको यहाँ स्लोगन लिखना है। दूसरा है नारियों या महिलाओं से संबंधित एक नारा लिखिए। स्त्रियों से रिलेटेड, औरतों से संबंधित, उनके विकास से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं अनुच्छेद में दिया ना स्त्री शिक्षा, जो भी है आप लोग को स्लोगन लिखना था। यहाँ ने दिया है कि कितना कितना स्लोगन लिखना है, एक एक लिखेंगे, तो यहाँ 2.5 अंक का ये प्रश्न है। प्रश्न 8 देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 30-40 शब्दों में संदेश लिखिए। संदेश मतलब जैसा कि आप लोग मोबाइल पर SMS देते हैं, मैसेज देते हैं, उसी तरह से आप लोगों के लिए ये संदेश लिखने के लिए आया। ज़्यादा शब्द का नहीं पूछा है, 30 कम से कम 30 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा 40 शब्दों का। ये भी 2.5 अंक का है प्रश्न। तो स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 30-40 शब्दों में संदेश लिखना है। रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन लिखिए। अथवा दिया है, अथवा का अर्थ है कि कोई एक इसमें से करना है। तो या तो आप रिश्तेदार को कोई संदेश लिखिए, लॉकडाउन के दौरान वो अपने को कैसे सुरक्षित रखे, कम से कम 30 शब्दों में। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न का जो अंक है वो 2.5 दिया है, आप लोगों को सीमित शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से ये जो आपको सेकंड टर्म में जो सिलेबस दिया था उस पर ही आधारित है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर लिखे होंगे। आप मिलान कर लीजिए कि आपको कितना अंक मिलना चाहिए।